So, good afternoon to all of you. And this session is for the GNM Nursing first year students, and the topic is reproductive health. So, in today's topic, we will discuss what is reproductive health. Reproductive health का मतलब क्या होता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्यों हमें इम्पोर्टेंस है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ने की, एंड कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग and not merely the absence of disease in all the matters which are related to the reproductive system. So reproductive health का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि पर्सन को रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कोई डिजीज़ ना हो. इसके अंदर केवल यही नहीं है एब्सेंस ऑफ डिजीज़, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि फिज़िकल वेलबींग भी हो, मेंटल वेलबींग भी हो, सोशल वेलबींग भी हो. और ये जितनी तीनों जो वेलबींग्स हैं ये किससे रिलेटेड हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से. सो फिज़िकल वेलबींग का मतलब ये है कि पर्सन को कोई भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन ना हो या फिर कोई भी सेक्सुअल डिसऑर्डर ना हो. रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन फॉर एग्जांपल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनका कोई भी इन्फेक्शन या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी के वजह से जो कि एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर पे ट्रांसमिट होता है इन्फेक्शन. तो ऐसा कोई इन्फेक्शन ना हो जैसे कि HIV हो गया, हर्पीज़ हो गया, क्लेमाइडिया हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया. दीज ऑल आर द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. सो physical well-being means absence of these infections. Then mental well-being means the person is mentally patient जो है well-being है related to this reproductive system, and person does not have any stress related to this. Then social well-being means person का अपने पार्टनर के साथ जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड रिलेशनशिप है वो कैसा है. सो इट शुड बी वेल. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ does not mean not only the absence of disease, absence of reproductive tract infection, it also include the mental well-being and the social well-being. पर्सन मेंटली कितना सेटिस्फाइड है एंड पर्सन का जो रिलेशनशिप है पार्टनर के साथ रिलेटेड टू दिस रिप्रोडक्शन किस तरीके से है. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर ये सब कुछ आता है. इसको और अच्छे से पढ़ते हैं. इट मीन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि जो पीपल हैं दे आर एबल टू हैव अ सेटिस्फाइड एंड सेफ सेक्स लाइफ. तो वो अपनी सेक्स लाइफ से सेटिस्फाइड हैं और they are having safe sex life. It means they are preventing the sexually transmitted infection. Then capability to reproduce, उनके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो चाइल्ड बियर कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं. देन फ्रीडम टू डिसाइड इफ़ व्हेन एंड हाउ ऑफन टू डू सो. अब उनके अंदर ये आज़ादी है कि उनको कब, किस एज के बाद, शादी के कितने सालों बाद और कितने चिल्ड्रन चाहिए. तो ये सब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आता है. द सेटिस्फाइंग सेक्स लाइफ, दैन सेफ सेक्स लाइफ, कैपेबिलिटी है उनकी रिप्रोडक्शन करने की, एंड फ्रीडम टू डिसाइड कि हाउ मैनी चिल्ड्रन दे वांट एंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स ऑफ मैरिज. ऑल्सो जो पीपल हैं उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है और उनको एसेसिबिलिटी है कि वो एक सेफ़, इफ़ेक्टिव, अफोर्डेबल और एक्सेप्टेबल मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग वो भी अपने चॉइस के ले सकें. तो इट मीन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये भी आता है कि फैमिली प्लानिंग के जो मेथड्स होते हैं वो अपने चॉइस के ले सकें और ये जो मेथड्स हैं वो बहुत ही सेफ़ हों, इफ़ेक्टिव हों, अफोर्डेबल हों. मतलब जो उनकी जो इनकम है, उनकी जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके हिसाब से वो इन मेथड्स को यूज़ कर सकें और एक्सेप्टेबल हो, मतलब कि दे आर एक्सेप्टेबल बाय द पार्टनर्स ऑल्सो. सो फैमिली प्लानिंग का मीनिंग यही होता है कि आपको कितने सालों के बाद फर्स्ट बेबी करना है, कितने सालों के बाद सेकंड बेबी करना है, एंड आपको
अगर बेबी नहीं चाहिए या फिर इतने सालों बाद चाहिए तो आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे ताकि रिप्रोडक्शन ना हो, ताकि चाइल्ड ना हो। सो फैमिली प्लानिंग के अंदर यही आता है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये भी होता है कि आपको जो फैमिली प्लानिंग मेथड्स मिल रहे हैं वो आपकी चॉइस के हों, वो सेफ़ हों, इफ़ेक्टिव हों, अफोर्डेबल हों और आपसे एक्सेप्टेबल हों। देन it also include right to appropriate healthcare services that enable women to safely go through pregnancy and childbirth. इसके अंदर राइट भी होता है फीमेल का कि वो प्रेगनेंसी के टाइम पे, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे सेफली सारी सर्विसेज ले सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक प्रेग्नेंट फीमेल मदर है तो वो अगर अपना हेल्थ चेकअप करवाने जाएगी हॉस्पिटल में तो ये उसका राइट है कि वहाँ पे जाके वो अपना हेल्थ चेकअप करा सके। अगर सरकारी अस्पताल है तो सरकारी अस्पताल में भी शी हैज़ अ राइट टू हैव दिस सर्विस। सिमिलरली डिलीवरी के लिए वो सरकारी अस्पताल में डिलीवरी करवा सकती है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर ये भी आता है कि जो फीमेल्स हैं, जो वुमेन हैं, वो सेफली प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ को कंटिन्यू कर सकें और जितनी भी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड हैं उनको दे सकें। नाउ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में और ज़्यादा जानते हैं कि इनके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले अगर हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कंटिन्यू करना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या आता है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन देना, एजुकेशन देना और काउंसलिंग करना रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, दूसरे लोगों तक ये जानकारी देना कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या, इसके अंदर क्या क्या आता है, क्यों ये ज़रूरी है, आपको क्यों ये लेनी चाहिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, लोगों को एजुकेशन देना। बहुत सारे गाँव में, रूरल एरियाज़ में अर्ली मैरिजेस हो जाती हैं बिफोर द एज ऑफ 18 ऑफ द फीमेल्स। तो उनके जो चाइल्ड होते हैं वो खुद भी माल नरिश्ड होती हैं। चाइल्ड में भी, डिलीवरी में भी, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देना, एजुकेशन देना, उनकी काउंसलिंग करना कि आपको मैरिज जो है इस एज के बाद करना है, आपको चाइल्ड बियरिंग इस एज के बाद करना है, आपको ये वाले मेथड्स यूज़ करने हैं फॉर प्रिवेंटिंग द प्रेगनेंसी। ऑल दीज इंक्लूड अंडर द इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड काउंसलिंग। तो इसके लिए मोस्ट कॉमनली चार्ट पेपर्स यूज़ किए जाएंगे, टीवी मीडियम से यूज़ किया जाएगा ताकि ये सारी इंफॉर्मेशन दे सकें, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कम्युनिटी में जाके किसी को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताते हो तो दिस इज़ ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्योंकि आप एजुकेशन दे रहे हो regarding the menstrual hygiene, which is also comes under the reproductive health. Then family planning information देना, education देना and counseling करना। I already told you what is family planning. It is the taking of decision regarding how many children the couple wants, after how many years they want, and what should be the gap in between the children, and what are the methods of contraception they needs to be adopted. So इसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, एजुकेशन देना, उनकी काउंसलिंग करना। Then prevention and appropriate treatment of infertility, abortion and the reproductive tract infection. So infertility means the person is unable to become pregnant even after 1 year of unprotected intercourse. तो जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी जबकि 1 year तक उसने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है, फिर भी शी इज़ अनेबल टू हैव चाइल्ड एंड she did not use any contraceptive method even though she is not able to be a child. So उसको प्रिवेंट करना, उसका ट्रीटमेंट करना भी इसमें आता है। देन अबॉर्शन को प्रिवेंट करना और उसका ट्रीटमेंट करना भी किस में आता है,
रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। ऐसे ही रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन का प्रिवेंशन करना और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करना, वो भी इसमें आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। सो नेक्स्ट कंपोनेंट है एजुकेशन और सर्विसेज प्रोवाइड करना प्री नेटल केयर में, सेफ डिलीवरी में, पोस्ट नेटल केयर में। पोस्ट नेटल केयर में ब्रेस्ट फीडिंग पे, इन्फेंट की केयर पे है, वुमेन की हेल्थ केयर पे, इन सब पे भी फोकस किया जाता है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर ये भी आता है कि जब मदर है, प्रेग्नेंट हो गई है, तो डिलीवरी से पहले उसकी क्या क्या केयर की जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको अस्पताल में जाके इतने इतने वीक्स में जाना है फॉलोअप के लिए, ये मेडिकेशंस लेनी है, ये वाले इंजेक्शंस लगाने हैं। देन सेफ डिलीवरी हो उसकी, हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी हो। देन आफ्टर डिलीवरी उसकी केयर कैसे की जाए, उसको सिखाना कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, जो इन्फेंट है, जो कि बेबी डिलीवर हुआ है, उसकी केयर करना, और जो मदर है आफ्टर डिलीवरी उसकी केयर करना। तो ये सब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आता है। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर मोस्ट कॉमनली जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आता है पहले आपको इंफॉर्मेशन देना, एजुकेशन देना, काउंसलिंग करना रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सेकेंड है इंफॉर्मेशन देना, एजुकेशन करना, काउंसलिंग देना रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग। फिर है आपका अबॉर्शन को प्रिवेंट करना, इनफर्टिलिटी को प्रिवेंट करना, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना और उनको ट्रीटमेंट करवाना। फोर्थ है आपका मदर मैटरनल हेल्थ पे रिलेटेड जो फोकस करता है, जो कि मदर की सेफ डिलीवरी हो, प्री नेटल केयर उसकी बहुत अच्छे से हो। डिलीवरी से पहले जो केयर होती है उसको बोलते हैं हम प्री नेटल केयर। प्रेगनेंसी से डिलीवरी तक की जो केयर होती है उसको बोलते हैं प्री नेटल केयर। तो वो अच्छे से हो, सेफ डिलीवरी हो, डिलीवरी के बाद उसकी जो केयर हो वो अच्छे से हो। So these are the components of the reproductive health. Now importance, अब क्यों ज़रूरी है ये सब, क्योंकि it will help in educating every youth about the sexual and the reproductive health. So स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ, इस पे फोकस किया जाता है ताकि बहुत सारे इश्यूज़ को हम प्रिवेंट कर सकें, उनको टैकल कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मेनस्ट्रुअल हाइजीन किस तरीके से मेंटेन करनी है ड्यूरिंग मेनस्ट्रेशन, देन किस एज में मैरिज करनी है, देन आपको मैरिज होने के बाद किस एज में आपको चाइल्ड चाहिए, कितनी चाइल्ड चाहिए, और फैमिली प्लानिंग कौन कौन से यूज़ करने हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन को किस तरीके से प्रिवेंट करना है, ट्रीट करना है, अबॉर्शन को किस तरीके से प्रिवेंट करना है, ट्रीट करना है, अगर इनफर्टिलिटी है तो उसको कैसे प्रिवेंट करना है, ट्रीट करना है। आफ्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी मदर की केयर कैसे करनी है, आफ्टर डिलीवरी किस तरीके से मदर और इन्फेंट की केयर होगी। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। एजुकेट दिस इज विल एजुकेट एवरी यूथ अबाउट द सेक्सुअल एंड द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देन इट क्रिएट द अवेयरनेस अमंग अडोलेसेंट अबाउट द सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की वजह से अडोलेसेंट्स में भी अवेयरनेस आती है कि how to have a safe sexual practices, like the using contraceptive devices which are barrier contraceptive devices like condoms हो गए, because this will prevent sexually transmitted infection also. Then limiting the partners, all these include in the safe sexual practices. Then it also helps in preventing sexually transmitted infection including HIV/AIDS. अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में नॉलेज होगा तो ऑब्वियसली दिस विल प्रिवेंट द STIs, देन ऑल्सो प्रोटेक्ट मदर एंड चाइल्ड फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड ऑल्सो विल हेल्प इन डिलीवरिंग द हेल्दी बेबी। इसकी वजह से जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होते हैं वो भी डिक्रीज़ होते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो भी डिक्रीज़ होते हैं। जो यूथ है उसको इंफॉर्मेशन मिलता है, एजुकेशन मिलता है regarding the menstrual hygiene, regarding the safe sexual practices and the reproductive health. So this also prevent abortions also. Now it also provide complete knowledge about the early pregnancy, infertility, birth control methods, pregnancy, post childbirth care of the baby and the
mother. So this is the importance of the reproductive health, कि वो अर्ली प्रेगनेंसी के बारे में भी नॉलेज देता है, इनफर्टिलिटी के बारे में भी, बर्थ कंट्रोल मेथड्स कौन कौन से हैं, कब कब यूज़ करने चाहिए, प्रेगनेंसी में क्या केयर करनी चाहिए मदर की, आफ्टर डिलीवरी क्या केयर होनी चाहिए मदर और बेबी की, वो सब इसके अंदर आता है. नाउ बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को. पहला है एजुकेशन लेवल. सो अगर एक इलिटरेट पर्सन है और एक साइंस का स्टूडेंट्स है, अगर दोनों को देखा जाए तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो ऑब्वियस सी बात है, जो साइंस का स्टूडेंट है जिसे नॉलेज है इसके बारे में, उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ ज़्यादा बेटर होगी. सो एजुकेशन लेवल का बहुत इम्पैक्ट होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में. ऑक्यूपेशन, फॉर एग्जांपल अ पर्सन हु इज़ डूइंग ऑफिस वर्क वाइल शी इज़ प्रेग्नेंट, सो ऑक्यूपेशन की वजह से स्ट्रेस होता है. दिस स्ट्रेस कैन ऑल्सो हैव अफेक्ट ऑन हर रिप्रोडक्टिव हेल्थ. वाइल एज वेयर एज housewife, if she is a housewife, she may not be having the stress of the occupation, right? So this may also influence the reproductive health. Family income, जितनी ज़्यादा फैमिली इनकम होती है उतनी ज़्यादा जो मदर है उसको हम उसकी जो हमारी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे उसका जो टेक केयर है वो अच्छे से हो सकता है. जो डिलीवरी है वो उसके हॉस्पिटल में हो सकती है. जो उसका न्यूट्रिशन है, जो बेबी की केयर है वो अच्छे से हो सकती है. डिपेंड करता है कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, फैमिली इनकम फैमिली की क्या है. बट अगर कोई बहुत ही ज़्यादा पुअर फैमिली से, जिनकी फैमिली इनकम अच्छी नहीं है, तो दे मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड दिस, वो अफोर्ड ना कर पाएँ, तो इस वजह से उनकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो भी इतनी बेटर नहीं हो पाएगी. देन एज एट मैरिज, अगर अर्ली एज में मैरिज की जाती है तो उससे मदर और बेबी दोनों पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, पार्ट है, वो मैच्योर नहीं होता है. ये तो फिज़िकल है बट ऑल्सो मेंटली भी फीमेल्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. उनको साइकोलॉजिकली स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन भी हो सकता है. सो दैट्स वाई देयर इज़ अ स्पेसिफिक एज फॉर मैरिज एंड so that reproductive health can be maintained. देन एंटीनेटल चेकअप्स, प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर एंटीनेटल चेकअप्स जो हैं वो रेगुलरली किए जाएँ, फॉलोअप अच्छे से किया जाए, जो भी डॉक्टर ने एडवाइस किया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो मेंटेन किया जाए, तो उससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होगी, मेंटेन रहेगी. देन अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, आपकी जो गवर्नमेंट है उसने हेल्थ केयर सर्विसेज किस तरीके से दी हैं, आपको उसके बारे में एजुकेशन है या नहीं है, आप उन सर्विसेज को लेते हो या ना लेते हो, इस पर भी डिपेंड करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में जननी सुरक्षा योजना है, तो जो भी फीमेल है अगर वो प्रेग्नेंट है और अगर उसकी हॉस्पिटल डिलीवरी होती है, तो जो मनी है रूरल और अर्बन एरिया में डिपेंड करता है वुमेन कहाँ की है, मनी दिए जाता है बैंक अकाउंट में, 1400 रूरल एरिया में और 1000 इन अर्बन एरिया में. तो ये जो सर्विस है प्लस 5 साल तक बेबी के डिलीवरी होने के 5 साल तक इंजेक्शन्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो एक फॉलोअप रहता है. तो इस तरीके से हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं ताकि जो बेबी है उसके सेफ डिलीवरी हो, जो मोर्टालिटी रेट है, जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है वो कम हो जाए, ताकि जो ऐसे बहुत सारी और भी सर्विसेज हैं जिसमें मदर की वेल बींग को ध्यान में रखा जाता है, ताकि अबॉर्शंस ना हो, ताकि सेफ डिलीवरी हो, ताकि जो मोर्टालिटी रेट है वो कम हो जाए. तो डिपेंड करता है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपकी फैमिली इनकम क्या है, आपकी किस एज में मैरिज होती है, आप एंटीनेटल जो चेकअप्स हैं वो करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, सेफ़ डिलीवरी करवाते हैं या नहीं, डिलीवरी हॉस्पिटल में करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, जितनी भी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं आप उनको उनके बारे में आपको कितनी नॉलेज है और आप उनको कितना लेते हैं. तो दीज आर ऑल द फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. So this was all about the reproductive health. Thank you so much.